नमस्कार मित्रों। भारत की व्यापार नीति, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की व्यापार नीति से संबंधित है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद सामान्य आर्थिक नीति के रूप में अपनी व्यापार नीति जो है वो लागू की थी। भूगोल विषय के द्वितीय पेपर में, अर्थव्यवस्था के द्वितीय पेपर में और जीएस के सेकंड और थर्ड पेपर में यह क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आ सकता है। कई बार पूर्व में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। लगातार सीधा सीधा इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 पर टिप्पणी लिखिए, या भारत की व्यापार नीति से आप क्या समझते हैं, भारत की व्यापार नीति को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं हम इस व्यापार नीति के क्वेश्चन को कि क्या है इसका पर्सपेक्टिव और किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें डालनी हैं। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यापार नीति की आवश्यकता क्यों है। देखिए, व्यापार नीति की जो आवश्यकता होती है, कोई भी देश इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को योद्धा के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में उभारना चाहता है। किसी भी देश की जो छवि बनती है वो उसकी आर्थिक पर्सनालिटी से बनती है। आर्थिक रूप से कोई देश कितना मजबूत है, यही उसकी छवि को प्रकट करता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे जो भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं तो उनकी जो शक्ति का मानक आधार है वो आपका क्या है, उनकी इकोनॉमी। तो कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को जिन नीतियों पर चलाता है वो नीतियां संपूर्ण विश्व के सामने होनी चाहिए। अगर वे नीतियां संपूर्ण विश्व के सामने नहीं होगी तो संपूर्ण विश्व जो है वो आपकी नीतियों से अवेयर नहीं होगा, और जब नीतियों से अवेयर नहीं होगा तो उसे पता नहीं होगा कि क्या हम करें। भाई मान लीजिए आप कहीं पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको यह कन्फर्म नहीं है कि वो ज़मीन खरीदने के बाद आप उस पर कब्जा ले पाएंगे, या ज़मीन खरीदने के बाद उस पर आप मकान बना पाएंगे, या ज़मीन खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि वो ज़मीन तो विवादित है। तो आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि आपका पैसा डूब गया। तो कोई भी देश किसी भी देश में तभी निवेश करता है जब उसे यह पता होता है कि उस देश में निवेश करना हमारे लिए सुरक्षित है, उस देश से व्यापार करना हमारे राष्ट्रीय और आर्थिक हितों के अनुकूल है। तो मित्रों, व्यापार नीति की जो आवश्यकता होती है वो होती है इन्हीं सब चीज़ों को देखकर। तो भारत ने जो अपनी व्यापार नीति बनाई है वो, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जो पहली आवश्यकता है वो है वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना। देखिए, वैश्विक व्यापार में आपकी जितनी हिस्सेदारी होगी, अंतर्राष्ट्रीय रूप में आपकी छवि उतनी मजबूत होगी। आज अगर चाइना एक बड़ा ब्रांड बन के विश्व में उभरा है तो उसका मेन कारण क्या है कि वैश्विक व्यापार में चाइना की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। तो व्यापार नीति की जो पहली आवश्यकता होती है मित्रों, वो क्या होती है, वो होती है वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी को बढ़ाना। दूसरा जो व्यापार नीति की आवश्यकता है वो है कारोबार की दशाओं को सुधारना। आप देख रहे होंगे कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से डूइंग बिजनेस में लगातार काम किया जा रहा है। डूइंग बिजनेस में लगातार इंडिया इम्प्रूव कर रहा है, लगातार इंडिया की रैंकिंग सुधरी है। तो हमारी नीति की ये भी एक आवश्यकता होती है कि कारोबार की दशाओं को सुधारा जाए, ताकि जो भी कारोबारी निवेश करने के लिए आपके देश में आना चाह रहे हैं उन्हें एक बेहतर कारोबारी माहौल मिले। और जब बेहतर कारोबारी माहौल मिलता है तो निवेशक वहाँ पर अपना निवेश सुरक्षित समझते हैं और निवेश करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है निर्यातकों और आयातकों के विश्वास को बनाना। देखिए मित्रों, निर्यातक और आयातक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी देश के लिए। किसी भी देश को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आयात करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को निर्यात करना पड़ता है। जैसे अगर आप भारत के संदर्भ में लें तो हमारे वहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं होते, आपको पता है, इनकी हमारे वहाँ कमी रहती है, ऊर्जा के साधनों की कमी रहती है, और ऐसे में हमें ऊर्जा के साधन आयात करने पड़ते हैं। और हमें निर्यात क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे वहाँ से कच्चा माल बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर में हम काफ़ी अच्छे हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को निर्यात करते हैं। लेकिन अगर हमारे निर्यातक और आयातक को कहीं ये लगेगा कि मार्केट में उसका पैसा खतरे में है, उसे रिस्क है, तो वो निर्यात में रुचि नहीं लेंगे या आयात में रुचि नहीं लेंगे, बल्कि अपने
जो उनका पैसा है उसे वो सुरक्षित रखेंगे। तो किसी भी देश की व्यापार नीति की ये भी आवश्यकता है कि निर्यातकों और आयातकों के विश्वास को बनाए रखा जाए। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को विश्वास मिले। देखिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII जो आते हैं वो आते हैं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक तभी निवेश करेंगे जब वो आपके देश में विश्वास दिखाएंगे, जब उन्हें विश्वास होगा कि यह इकोनॉमी पूरी तरह से सुरक्षित है, इस इकोनॉमी में हमारे हितों की केयर की जाती है, इस देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो व्यापारियों के प्रति संवेदनशील है, और ऐसे में ही व्यापार नीति बनानी पड़ती है। तो व्यापार नीति की जो पहली आवश्यकता है मित्रों वो ये है। तो जो भारत की व्यापार नीति है वो भी इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाई गई है। व्यापार नीति का उद्देश्य देखते हैं मित्रों। भारत सरकार की अगर हम बजट देखें तो भारत ने जो अपनी व्यापार नीति है उसके दो मुख्य उद्देश्य डिक्लेयर किए हैं। पहला, प्रतिरक्षा और विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप आयात को न्यूनतम स्तर पर कायम रखना। हमें अपनी प्रतिरक्षा को ध्यान रखना है और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, और आयात को कम करना है। मित्रों आपको पता है किसी भी देश का प्राथमिक उद्देश्य होता है व्यापार नीति का भुगतान संतुलन को बरकरार रखना, और भुगतान संतुलन तब बनता है जब आयात और निर्यात बराबर हो। कोई भी देश चाहता है कि उसकी आयात कम हो और निर्यात ज़्यादा हो, क्योंकि जब आप निर्यात करते हैं तो आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और वही विदेशी मुद्रा आपके लिए अपनी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित होती है। तो भारत की जो व्यापार नीति है उसका पहला उद्देश्य है कि प्रतिरक्षा और विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप आयात को न्यूनतम स्तर पर कायम रखा जाए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात की गई है, विदेशी मुद्रा संकट को समाप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ाना। आपको पता है कि विदेशी मुद्रा तब आएगी ज़्यादा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे। तो अगर हम आयात को कम करेंगे और निर्यात को बढ़ाएंगे, यही हमारी व्यापार नीति का उद्देश्य है। पर मित्रों लगभग सभी देशों की व्यापार नीति का यही उद्देश्य होता है। तो इसी को बैलेंस में रखते हुए ही सभी देशों को काम करना होता है कि उनके आयात जो है वो न्यूनतम रहें और निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें हम। तो इसीलिए व्यापार में विविधता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक व्यापारी किसी एक व्यापारी को या किसी एक ग्राहक को माल बेचेगा तो हो सकता है कि वो ज़्यादा माल ना बेच पाए, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा देशों को माल बेचेगा तो उसके माल के बिकने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो यही हमारा व्यापार नीति का उद्देश्य है मित्रों। भारत की व्यापार नीति के चरण अगर हम देखें तो भारत की व्यापार नीति को हमने 3 चरणों में बांटकर अध्ययन करने की कोशिश की है। यदि आपकी जो महत्वपूर्ण व्यापार नीति है वो तो वर्तमान ही है, लेकिन एक बार हम इसके चरणों को देख लेते हैं। जो भारत की व्यापार नीति है इसका जो पहला चरण है वो है 1950 से लेकर के 1965 तक। इस समय जब आप देख रहे हैं कि भारत आज़ाद हुआ है, 1950 में भारत को आज़ाद हुए मात्र 3 साल हुए हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी अपना सामान पूरी तरह से बांट दे, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई दूसरी कंपनी आ जाए और भारत को गुलाम बना ले। तो एक डर है, और उस डर से जो भारत की नीति बनी वो बनी आत्मनिर्भरता की नीति। यानी भारत में जो राष्ट्रीय व्यापार नेतृत्व था, जो राष्ट्रीय आर्थिक नेतृत्व था, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें अपने आयातों को कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर रहेंगे तो किसी भी कंपनी के सामान को हम नहीं खरीदेंगे, और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई कंपनी भारत में अपने को मजबूत रूप में स्थापित नहीं कर पाएगी। तो जो व्यापार नीति का जो पहला लक्ष्य था वो था आत्मनिर्भरता, और दूसरा था आत्मपूर्णता। आत्मपूर्णता का क्या मतलब है? आत्मपूर्णता का मतलब यह है कि आयातों को न्यूनतम किया जाए और आयातों के भारतीय विकल्पों की तलाश की जाए। तो अगर 1950 से 1965 की नीतियों को हम देखेंगे तो ये नीतियाँ जो थी ये बेसिकली आयात को रोकने वाली थी। जैसे आप देखेंगे कि इनमें बहुत सारे लाइसेंस प्रणाली लाई गई, कोटा प्रणाली लाई गई, बहुत कम ही वस्तुओं को विदेशी मार्केट के लिए खोला गया। तो इससे क्या हुआ, हमारा ज़्यादातर सेक्टर बंद था, विदेशों से हमारे संबंध ना के बराबर थे। विदेशों से आयात जो होता था बेसिकली पेट्रोलियम्स का होता था, सोने का होता था, और निर्यात हम ना के बराबर करते थे। जो भी हमारे निर्यात होते थे वो बेसिकली कृषि से रिलेटेड कच्चा माल होता था और कुछ नहीं होता था। तो आयात निषेधन और आयात विकल्पन की जो नीति थी ये हमारी भारत की व्यापार नीति का पहला चरण था। पहला चरण जो था ये, यद्यपि भारतीय इकोनॉमी डर के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये इकोनॉमी बेहतर स्थिति में पहुंचना शुरू हुई।
जो दूसरा चरण हमारा है, अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण को हम 1965 से 1980 में बांट सकते हैं। अब हमारी इकोनॉमी में थोड़ी सी स्पीड आई, निर्यात आधारित वृद्धि। अब जो हमारा उद्देश्य था वो निर्यात आधारित वृद्धि था, यानी निर्यात पे हमने ध्यान देना शुरू किया। 1965 से 1980 के बीच में हमने खोजना शुरू किया कि किन चीज़ों का हम निर्यात कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें निर्यात करना चाहिए। और हमारी हरित क्रांति के बाद से एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम एक शक्तिशाली पावर बने, तो इसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें थी जिनका हम निर्यात कर सकते थे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और तकनीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और तकनीकी में वृद्धि हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और तकनीक को हमने बढ़ावा देने पे काम किया, क्योंकि आपको अगर निर्यात करना है मित्रों तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मानक पे खरा उतरना पड़ेगा। अगर आपकी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय मानक पे खरी नहीं होगी तो आपका सामान कोई नहीं लेगा। मान लीजिए मैं एक गाड़ी खरीदना जा रहा हूँ और मुझे वो गाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप नहीं लगती है, तो मैं उस गाड़ी को लेना नहीं पसंद करूँगा। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जरूरी था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और तकनीक को महत्व दिया जाए, और 1965 से 1980 तक भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और तकनीक को महत्व दिया। 1980 के बाद की जो विदेश नीति है उसे हम देखें तो हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं। 1992 तक की जो विदेश नीति थी वो संरक्षी व्यापार नीति थी, यानी व्यापार नीति तो थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड थी, ज़्यादातर चीज़ें प्रोटेक्टेड थी। और 1992 के बाद मुक्त व्यापार नीति। आपको पता है कि 1991 के आर्थिक संकट के बाद 1992 में भारत ने ग्लोबलाइजेशन अपनाया, मुक्त व्यापार नीति को लागू किया गया और भारत की इकोनॉमी के अधिकांश चीज़ों को वर्ल्ड मार्केट के लिए खोल दिया गया। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए नहीं खोला गया, ज़्यादातर चीज़ों को खोल दिया गया था और बहुत सारी चीज़ों को कोटा और लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। तो 92 के बाद जो व्यापार नीति आई वो हमारी मुक्त व्यापार नीति थी। जो हमारी 1980 के बाद पॉलिसी थी उसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कहते हैं और एग्जिम पॉलिसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले ये जो पॉलिसी लाई गई ये 1985 में लाई गई, उसके बाद एग्जिम पॉलिसी को 92 में चेंज किया गया और उसके बाद 97 और 2002 में भी एग्जिम पॉलिसी लाई गई। और इन एग्जिम पॉलिसी को लाने में कुछ कमेटियों की सिफारिशों का योगदान दिया गया। कुछ कमेटियां थीं जिन्होंने इनको लाने में भूमिका निभाई। वो कमेटियों के नाम आप याद कर रख सकते हैं मित्रों। एक तो अलेक्जेंडर कमेटी थी जो 1978 में स्थापित की गई, दूसरी टंडन कमेटी थी जो 1982 में स्थापित की गई और एक हुसैन कमेटी थी जो 1985 में स्थापित की गई। तो अलेक्जेंडर कमेटी 1978, टंडन कमेटी 1982 और हुसैन कमेटी 1985। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपकी व्यापार नीतियों से रिलेटेड है मित्रों। एग्जिम पॉलिसी के तहत सब शुरुआत में 1985 से 1988 के लिए 3 साल के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लाई गई, उसके बाद 1988 से 90 और 90 से 92। तो इस प्रकार से 3-3 साल के लिए जो हमारी आयात निर्यात नीति थी उनको लाया गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखेंगे एग्जिम पॉलिसी के क्या थे, तो एग्जिम पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव थे, पहला ऑब्जेक्टिव था एक्सेलरेट द इकोनॉमी फ्रॉम लो टू हाई। तो इकोनॉमी को जो हमारी बहुत लो चल रही थी 3 या 4 डिग्री के आसपास, 3 या 4% के आसपास चल रही थी, उसे हाई करना था, उसे 5, 6, 7, 8 तक लाना था। टू मोटिवेट सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात होने लगी थी। आपको पता ही है कि 92 में पृथ्वी सम्मेलन के बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया, तो सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात एग्जिम पॉलिसी में की गई। तीसरा जो बात एग्जिम पॉलिसी में की गई वो की गई टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजिकली स्ट्रेंथ बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजिकली स्ट्रेंथ नहीं बनेंगे, एफिशिएंट नहीं बनेंगे, तो आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। और चौथी चीज़ थी टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस। और अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में टिकना है तो आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देखते हैं कि चीन यद्यपि इतना बड़ा वर्ल्ड मार्केट है, लेकिन जो भी ब्रांडेड चीज़ें हैं इंडिया की एक अलग ही पहचान है, क्योंकि लोगों को पता है कि मेड इन इंडिया जो है वो टिकता है। चीन का माल टिकता नहीं है, सस्ता भले है। तो इसलिए कोई भी कास्टली चीज़ आप चीन की नहीं खरीदते हैं। अगर आपको कोई बढ़िया चीज़ खरीदनी, महंगी चीज़ खरीदनी, तो आप चाइनीज़ नहीं खरीदेंगे, तब आप इंडियन खरीदेंगे। तो क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाना ये हमारी एग्जिम पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स था। तो एग्जिम पॉलिसी जो हमारी 92 में लाई गई उसमें बेसिकली जो है लिबरलाइज़ किया गया ट्रेड रिजाइम को, बहुत सारी चीज़ों को खोला गया।
आपको पता ही था कि एलपीजी का दौर था, एलपीजी लाया गया 92 में, इसलिए इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई, ठीक है ना। अब हम उन चीज़ों को इंपोर्ट करने पर ध्यान देने लगे जिन्हें हम एक्सपोर्ट में बाद में यूज़ कर सकते थे। जैसे आप देखेंगे कि हीरा, कच्चे हीरे को हम आयात करते हैं और फिर उसको संशोधित करके, उसको परिशुद्ध करके, चमकदार हीरे के रूप में बदल करके और उसको आभूषणों में तैयार करके हम उसको सेल कर देते हैं। तो कच्चा हीरे से हम ज़्यादा पैसा उसे सेल करके कमा लेते हैं। इसी तरह से गोल्ड का हम आयात तो करते हैं, लेकिन हम गोल्ड की जो ज्वेलरीज हैं उसके सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हम रिफाइनरीज हमने अपने वहाँ बनाई। हम कच्चा तेल आयात करते हैं, लेकिन कच्चा तेल रिफाइन करके और उसका जो ऑयल है वो यूज़ कर लेते हैं और उसके कच्चे मटेरियल को हम सेल करते हैं और आज हमारे वो बहुत बड़ा निर्यात है। तो ये जो हम सबसे पहले लेकर के आए, ये हम एग्जिम पॉलिसी 92 में लाए गए। इसके अलावा हमने कुछ कंसेप्ट भी दिए, जैसे EOU एंड EPZ की बातें की गई, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स और EOU आप जानते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ऐसे यूनिट जो एक्सपोर्ट्स के लिए बनाए गए। ये सबसे पहले हम लेकर के आए एग्जिम पॉलिसी 1992 में। इसके बाद हमारी जो एग्जिम पॉलिसी 1997 की थी उसमें हमने वाइब्रेंट किया इकोनॉमी को। अब हमने क्या किया, ग्लोबल मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू किया कि ग्लोबल मार्केट में कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, किस देश को हम क्या दे सकते हैं, और इसके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाना शुरू किया। और बाकी सारी चीज़ें वही थी। कंज्यूमर ओरिएंटेशन एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी कि अब हमने अपने उत्पादों को बनाते समय एक और चीज़ ध्यान दिया कि कंज्यूमर्स के हितों को महत्व दिया जाए। हमने ये देखना शुरू किया कि कंज्यूमर्स किस तरह के उत्पादों को पसंद करते हैं और कंज्यूमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए अब हमने उत्पाद बनाने शुरू की। जो हमारी एग्जिम पॉलिसी 2002 में आई उसमें हमने लक्ष्य रखा कि हम एक्सपोर्ट्स में 1% ऑफ ग्लोबल मार्केट का हम पा सकें, और बाकी सारी पॉलिसी हमारी लगभग सेम थी। तो हमारे आप देखते हैं कि एग्जिम पॉलिसी ने बहुत अच्छी तरह से हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, आयात निर्यात नीति को प्रभावित किया और व्यापार नीति को बढ़ावा दिया। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा अगर हम देखें तो एक तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हुआ, इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हुई। आपने देखा कि 92 के बाद से एलपीजी जो है हमारे वहाँ मार्केट में शुरू हुआ। आपने अपने घरों में परिवर्तन देखा होगा कि 92 के बाद से हमारे वहाँ जो फ़ोन्स कनेक्शंस थे जो बहुत स्लो थे वो बहुत फास्ट हुए, गैस कनेक्शंस बहुत फास्ट हुए। अगर आप देखेंगे तो कार्स अवेलेबल होनी शुरू हुई इंडियन मार्केट में। मारुति 800 आप पहली कार के रूप में देख सकते हैं जो घर घर में धीरे धीरे अवेलेबल होने लगी। दूसरा चीज़ क्या है, इंडियन इंडस्ट्री पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। इंडियन इंडस्ट्री अब इंटरनेशनल मार्केट से कंपटीशन करने लगी, तो अब क्वालिटी बढ़ने लगी, क्वालिटी इंप्रूव होने लगी। एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी इम्पैक्ट पड़ा उसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा, क्वालिटी ग्रेडेशन पर, और सेल्फ रिलायंस। इंडियन जो इंडस्ट्री थी धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस होना शुरू हुई। बहुत सारी चीज़ें जो हम दूसरे देशों से मंगाते थे धीरे धीरे हमें टेक्नोलॉजी की जानकारी हुई और हमने खुद उनको बनाना शुरू किया। तो ये फ़ायदा आया एलपीजी से। एलपीजी का मतलब आप लोग जानते हैं, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि व्यापार नीतियों को उदार बनाया जाए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड मार्केट के अनुरूप अपने को ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाए। तो ये सारे जो है हमारा एग्जिम पॉलिसी का इम्पैक्ट था। लेकिन बहुत बड़ा चेंज आया 2004 में। 2004 में जब गवर्नमेंट आई और उसने व्यापार नीति को चेंज करके विदेश व्यापार नीति नाम दिया और 5 साल के आधार पर नीति लागू की गई। अभी तक जो नीति 3-3 साल के आधार पर लागू की जा रही थी वो अब 5 साल के आधार पर लागू की गई और उसको नाम दिया गया विदेश व्यापार नीति 2004 से 9। और विदेश व्यापार नीति 2004 से 9 का क्या उद्देश्य था मित्रों? विदेश व्यापार नीति 2004 से 9 का उद्देश्य आप नोट डाउन करते चलिए। सबसे जो पहला उद्देश्य था वो था विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी को बढ़ाकर 1.5% करना। देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, विश्व व्यापार में हमारा रोल बहुत कम था। 1% का हमने लक्ष्य रखा था 2002 से 2007 में। लेकिन क्या होता है, 2004 में नई गवर्नमेंट आ जाती है और नई गवर्नमेंट ने आते ही मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, आपको पता ही है कि इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और भारत के प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने आते ही क्या किया कि एग्जिम पॉलिसी को ब्रेक किया और विदेश व्यापार नीति 2004 लॉन्च की, और उसमें भारत की भागीदारी को बढ़ा करके जो लक्ष्य रखा गया 5 ईयर्स का वो रखा गया 1.5%। दूसरा था कि व्यापार नीति को अब आर्थिक विकास का माध्यम मानना है और रोजगार सृजन पे बल देना है। मित्रों
अगर आपका देश बहुत अच्छा इकोनॉमिक तरक्की करे लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हों, तो ऐसी इकोनॉमी का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी को धरातल तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और इकोनॉमी धरातल तक तभी पहुंचती है जब ज़्यादातर लोगों को रोज़गार मिलता है। तो विदेश व्यापार नीति जो 2004 से 9 थी, उसका उद्देश्य था रोजगार सृजन पर बल। और इसमें जो मेन योजनाएं लॉन्च की गई, जैसे SFIS सर्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम। सर्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम में जो कंपनियां इंडिया की थीं और इंडिया से बाहर निर्यात करती थी, उनको विशेष प्रोत्साहन दिया गया, उनको टैक्सेस में बेनिफिट दिए गए। फोकस मार्केट स्कीम्स लाई गई। फोकस मार्केट स्कीम में हमने क्या किया कि फोकस किया मार्केट्स में, जैसे अफ्रीका में हम क्या निवेश कर सकते हैं। अभी तक हम क्या था, जनरल कुछ देशों से व्यापार करते थे, ज़्यादातर हमारा जो व्यापार था वो अमेरिका से था, UAE से था, कुछ कंट्रीज तक था। अब हमने फोकस किया। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को देखना शुरू किया। आप देखेंगे कि आसियान कंट्रीज से हमारा रिलेशन बहुत बेहतर हुआ और धीरे धीरे आसियान से आज हमारा सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो आसियान कंट्रीज से होता है। तो आसियान कंट्रीज से हमने व्यापार करना शुरू किया। चाइना जैसे पड़ोसी देशों से, जिनसे हमारा शत्रु देश मानते हुए जिनसे हमारे व्यापार बंद थे, उनसे हमने व्यापार करना शुरू किया। तो फोकस मार्केट स्कीम जो है बहुत अच्छी स्कीम थी। इसमें हमने अफ्रीका के देशों पर फोकस किया और बाद में हम देखेंगे हमने इसका विस्तार करके लैटिन अमेरिका के भी देशों पर फोकस किया। सेज लाए गए। सेज के बारे में मैं एक और वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यद्यपि सबसे पहले हमारे वहाँ स्थापित किए गए थे, पहले भी कांडला में 1965 में आ गया था, लेकिन सेज को एक अथराइज रूप दिया गया और एक्ट लाया गया 2005 में। और इस एक्ट के तहत जो निर्यात क्षेत्र थे हमारे, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले जो आर्थिक क्षेत्र थे, उनको निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर, मैट, डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इन सब में छूट दी गई और ऐसे इकोनॉमिक जोन बनाए गए जिनका मेन उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देना। टारगेट प्लस स्कीम लाई गई। टारगेट्स जो पूरा कर लेते थे उनको शुल्क मुक्त ऋण दिया गया। जिन कंपनियों के लिए टारगेट दिए गए और जो कंपनियां अपना टारगेट पूरा कर ले रही थी उनको शुल्क मुक्त ऋण दिया गया। इसी प्रकार से विशेष कृषि योजना लाई गई। फलों, सब्जियों, फूलों और लघु वन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कृषि योजना लाई गई। तो ये 2004 से जो हमारी 2009 की विदेश व्यापार नीति थी उसके मेन फीचर्स थे। 2009 में जब ये विदेश व्यापार नीति समाप्त हुई तो एक दूसरी विदेश व्यापार नीति लाई गई, जिसे विदेश व्यापार नीति 2009 से 14 नाम दिया गया। विदेश व्यापार नीति 2009 से 14 की अगर हम मुख्य बात देखेंगे तो फोकस बाजार योजना का विस्तार किया गया। मैंने आपको बताया था कि पहले अफ्रीका के मार्केट पर हमारा जोर था, अब हमने उसको अफ्रीका से बढ़ाते हुए लैटिन अमेरिका तक पहुंचा दिया। यानी अब हम लैटिन अमेरिका पर कंसंट्रेट हो गए। चिली से हम क्या व्यापार कर सकते हैं, अर्जेंटीना से क्या कर सकते हैं, पैराग्वे से क्या कर सकते हैं, हमने इस पर फोकस किया। तमाम सारे देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तमाम सारे देशों के साथ हमारी ट्रीटी हुई। फोकस प्रोडक्ट स्कीम को बढ़ाया गया। फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत क्या किया गया कि अब हमने कुछ प्रोडक्ट पे फोकस किया जिन्हें हम निर्यात के लिए बना सकते हैं, जो हमारे वहाँ बेहतर हैं, और उन प्रोडक्ट्स को हमने मार्केट में, फॉरेन मार्केट में उतारा। निर्यात उत्कृष्टता नगर। निर्यात उत्कृष्टता नगर क्या थे मित्रों, हमारे कुछ ऐसे परंपरागत टाउन्स हैं, परंपरागत नगर हैं जो किसी न किसी हस्तशिल्प में, किसी न किसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने देखा होगा अलीगढ़ हमारा ताला के लिए फेमस है, रामपुर हमारा चाकू के लिए फेमस है। तो ये जो निर्यात उत्कृष्टता नगर की स्कीम आई, इसमें क्या किया गया कि ऐसे नगरों पे फोकस किया गया जो पहले से इंडस्ट्री ओरिएंटेशन था, जहाँ इंडस्ट्री पहले से बढ़िया थी, और उन सबको जो है उत्कृष्टता के लिए नगर बनाए गए। वहाँ के जो हस्तकार थे, जो शिल्पकार थे, उनको प्रोत्साहन दिया गया, उनको फंडिंग दी गई। और ऐसे जो नगर थे शुरुआत में सबसे पहले कानपुर, आपका देवास, मलिहाबाद, जयपुर, अनंतनाग, श्रीनगर और अंबूर को निर्यात उत्कृष्टता नगर का दर्जा दिया गया। सहारनपुर को भी बाद में इसमें जोड़ा गया और उसको हस्तशिल्प के लिए निर्यात उत्कृष्टता का दर्जा दिया गया। कानपुर को चमड़े के लिए दिया गया। तो आप देखेंगे कि ये मलिहाबाद को आम के लिए दिया गया। तो ये जो निर्यात उत्कृष्टता नगर था, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था। ये उस नगर की इकोनॉमी को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ने का एक प्रयास था।
हीरा एक्सचेंज केंद्र स्थापित किया गया। हीरा एक्सचेंज के तहत क्या किया गया कि हीरे के व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद जो हमारी लेटेस्ट है वो है विदेश व्यापार नीति 2015 से 20। तो विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे मित्रों। विदेश व्यापार नीति 2015 से 20, यद्यप 2020 चल रहा है, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 अभी बनी हुई है। चूँकि आपको पता ही है मार्च में लॉकडाउन हो गया था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को समाप्त नहीं किया, इसको 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सी विदेश व्यापार नीति चल रही है, तो वर्तमान में विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 के क्या मेन फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो मेन फीचर्स है वो है MEIS स्कीम। MEIS स्कीम क्या है? इसका फुल फॉर्म है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। क्या करना है हमें? भारत से वस्तु निर्यात स्कीम। अगर हम इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? भारत से वस्तु निर्यात स्कीम। आपको पता है कि निर्यात 2 प्रकार के होते हैं, एक वस्तु और सेवा। तो जो MEIS स्कीम थी ये भारत से वस्तु निर्यात को महत्व देने के लिए लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य था भारत से वस्तु को निर्यात को बढ़ावा देना। और इसमें हमने फोकस किया कि कौन से बाज़ार में किस तरह के उत्पाद को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये हमारी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कीम थी। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 स्कीमों को मिलाया गया। FPS फोकस प्रोडक्ट स्कीम जो थी उसको इसमें मिला दिया गया, AIIS को मिलाया गया, VKGUI को मिलाया गया, IEIS को मिलाया गया। तो इस तरह की जो अलग अलग स्कीमें थी उनको इसमें मिला दिया गया। दूसरी जो स्कीम थी वो थी SEIS स्कीम। तो SEIS स्कीम क्या थी मित्रों? जैसे वहाँ पर मार्केट को, हमारे वस्तु निर्यात को बढ़ावा देना था, उसी तरह से इस स्कीम को नाम दिया गया सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS। इसमें हमें सेवा के निर्यात को बढ़ावा देना था। तो वस्तु निर्यात के लिए एक स्कीम हमने बनाई और सेवा के निर्यात के लिए दूसरी स्कीम बनाई गई। एक स्कीम आपकी पहले मैंने चर्चा की थी SFIS तो आपको समझना चाहिए। FSIS लाई गई थी 2004 से 9 वाली विदेश व्यापार नीति में, और SEIS कहाँ लाई जा रही है? 2015 से 20 वाले में। तो दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो SFIS थी, जिसको कहा गया था सर्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसमें भारतीय सेवा प्रदाताओं पर वो केंद्रित थी। मतलब जो हमारे इंडियन सेवा प्रदाता थे केवल उन्हीं को इसमें फोकस किया गया था। लेकिन जो SEIS है ये भारत से सेवा प्रदाताओं पर केंद्रित है, मतलब केवल उन्हीं पे नहीं जो भारतीय हैं। यदि कोई विदेशी फर्म भी भारत में रह कर के काम कर रही है तो उसको भी इसमें मदद दी जाएगी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो सर्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम है उसमें जो विदेशी फर्म्स भारत में रह के काम कर रही हैं उन्हें लाभ नहीं दिया गया। लेकिन जो SEIS है उसमें जो विदेशी फर्म है, जो विदेशी फर्म्स भारत में रह के काम कर रही हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया। क्योंकि भाई विदेशी फर्म भी अगर भारत से निर्यात कर रही है तो उसका फ़ायदा तो इंडियन इकोनॉमी को मिलना है। आपने पढ़ा ही होगा, जो हम GDP लेते हैं वो हमारा डोमेस्टिक बार्डर पे डिपेंड करता है। तो इसमें हमने इसको जोड़ा है, ठीक है ना, GII में भारत से सेवा प्रदाता पे। हाँ, इसका उद्देश्य जो था, इस दोनों का उद्देश्य ये रखा गया कि विश्व व्यापार में जो भारत का अंश है वो 2% है, उसे बढ़ा करके 3.5% पे लाया जाए। दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम इसमें जोड़ी गई जिसको नाम दिया गया EPCG स्कीम। EPCG स्कीम जो थी ये 2015-20 विदेश व्यापार नीति के तहत लागू की गई, और इसका जो उद्देश्य था वो था गुणवत्तापूर्ण सामानों का निर्यात करने के लिए निर्माता सामान और उपकरणों का आयात कर सकते हैं। यानी आप आयात किसके लिए कर रहे हो? निर्यात के लिए। निर्यात के लिए आयात करने के लिए पहले भी स्कीम थी, और EPCG स्कीम उसी का आप कह सकते हो कि एक बड़ा रूप था, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा ऐसे निर्यातकों को जो निर्यात करने के लिए सामान आयात करते हैं उन्हें ड्यूटी में छूट दी गई। तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना। तो ये क्या है? आयातकों को शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की सुविधा देती है। अगर निर्यात उन्मुख कोई आपने प्लांट लगाया है
और उसके लिए आप चीज़ों को आयात कर रहे हो तो आपको सीमा शुल्क पूरी तरह से फ्री है, ठीक है ना। लेकिन ये केवल किस पर है, कैपिटल गुड्स पर है। आपको पता है कि पूंजीगत वस्तुएं अलग होती हैं, तो ये केवल पूंजीगत वस्तुओं पर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल गुड्स पर है, सभी प्रकार की गुड्स पर ये नहीं है। तो ये ईपीसीजी योजना अलग से पूछा जा सकता है, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईपीसीजी योजना क्या है। तो मैंने कुछ लाइंस इसमें लिख दिया है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको लिखने में मदद करेगा ईपीसीजी योजना पे। इस योजना का मुख्य लाभ ये है कि आयात किए गए पूंजीगत सामान पर आपको सीमा शुल्क कुछ नहीं देना पड़ता है, या सीमा शुल्क में आपको छूट दी जाती है। हाँ, इसमें एक सूची हो जाती है और वो सूची के अनुसार ही आप आयात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ में छूट है, तो एक सूची दे दी जाती है और उस सूची के अकॉर्डिंग अगर आप वस्तुओं का आयात करते हैं तो आपको छूट मिलती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने भारत की व्यापार नीति के सभी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की है। अगर आप इस क्वेश्चंस को अगर इस 60 में क्वेश्चन आता है तो आप 60 में विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य को बताएंगे, उसके बाद 60 में एग्जिम को लिखेंगे, उसके बाद सीधे आप 2015 से 20 के विदेश व्यापार नीति पर आ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन फुल में आता है तो आपको सबसे पहले व्यापार नीति की आवश्यकता बतानी पड़ेगी, फिर उसका उद्देश्य बताना पड़ेगा, उसके बाद जो 3 चरण हमने बताए हैं वो 3 चरणों में उसको बांटना पड़ेगा, और उसके बाद एग्जिम पॉलिसी को बताते हुए विदेश व्यापार नीति 2004 से 9 को शायद में बताना पड़ेगा, फिर 9 से 14 में, और 2015 से 20 को आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, हमने आज इस पर काम किया है। आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा। मैं ये चाहूँगा कि जिन वर्ड्स का मैंने इसमें यूज़ किया है और आपको फुल फॉर्म नहीं बताए हैं, तो इनका फुल फॉर्म आप इंटरनेट पे चेक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनका क्या फुल फॉर्म है। अगर किसी तरह की कोई समस्या इस वीडियो में जुड़े हुए टॉपिक्स पर है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।